टैक्स में जो बदलाव किया गया है, जाहिर तौर पर ये बड़े रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है मिडिल क्लास के लिए। हम हमारे गेस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं से जो पेचीदगियां हैं और किस तरीके से जो ये छूट दी गई है उसमें राहत मिलेगी, उन्हें बुलाएंगे और इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दरअसल आपको हर एक स्लैब की जानकारी देंगे। सर, हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएं और समझाने की कोशिश करें। उसके बाद डिफेंस से जुड़ा भी एक सवाल है, क्योंकि डिफेंस आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपसे थोड़ी देर में हम आपको तमाम वो टैक्स स्लैब्स दिखाएंगे और किस तरीके से फायदेमंद साबित होने वाला है। सर, बताते चलिए, टैक्स स्लैब न्यू रिजिम 6 साल जो सालाना 6 लाख की आय, 6 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा अगर आपकी ओवरऑल कमाई 7 लाख से ऊपर है। अगर मैं 6 लाख ही रह जाती है तो कुछ नहीं देना आपको। तो 6 लाख की कैलकुलेशन है, पहले टैक्स आपको देना था 23,400 रुपए, अब टैक्स बनता है महज 15,600 रुपए। तो आपको क्लियर कट 7,800 रुपए फायदा हो रहा है, जो पैसा आपकी जेब में जा रहा है, जिसको जाके आप बाजार में खर्चोगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, जीडीपी बढ़ाओगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओगे और राष्ट्रीय निर्माण करोगे। अब आ जाते हैं 7 लाख। 7 लाख इसको जो है थोड़ी सी जो क्लैरिटी दे दूं, अगर मात्र 7 लाख ही इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, सारा ही सारा फायदा है। लेकिन ये कैलकुलेशन किस लिए है? ये कैलकुलेशन इसलिए है जिसकी कमाई 7 लाख से ऊपर है तो उसको 7 लाख पे कितनी बचत होती है। पहले उसे देना था 33,800 रुपए, अब देना है 26,000, तो उसको फायदा हो रहा है 7,800 रुपए। क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगी, क्योंकि 7 लाख रुपए तक तो कोई आपको टैक्स देनी नहीं है, तो क्या टैक्सेबल इनकम ये 7 लाख उसके ऊपर है और फिर उसके बाद ये टैक्स आपको देना है? क्योंकि 7 लाख तक जब टैक्स है नहीं, तो हम तो दिखा रहे हैं कि 33,800 आप पहले दे रहे थे, अब आपको 26,000 देना है। तो क्या ये 7 लाख टैक्सेबल इनकम है, मतलब 14 लाख जिसकी आय है उसके लिए? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत कुछ क्लैरिफाई करेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपकी इनकम मात्र 6 लाख है, 6.5 लाख है, 6,99,999 या 7 लाख भी है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना तो ये 6 लाख पे कैलकुलेशन क्यों दिखाई जा रही है? उसके पीछे भी लॉजिक है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है, 8 लाख है, तो 6 लाख के ऊपर क्या लायबिलिटी बनती है आपकी, वो दिखाई जा रही है। तो ये 6 लाख की लायबिलिटी उसके लिए है जिसकी 7 लाख से ऊपर इनकम है। सिमिलरली 7 लाख पे आपकी टैक्स लायबिलिटी तब बनती है, ये उसके लिए दिखाई जा रही है अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख, तो उसके लिए कैलकुलेशन है। तो इसलिए इस चीज की बिल्कुल खुशी बनाइए। 7 लाख है तो आप बिल्कुल इनकम टैक्स से फ्री है, आपको टैक्स का एक भी पैसा नहीं देना सिचुएशन हो गया। अश्विनी जी, आगे की टैक्स स्लैब के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये टैक्स स्लैब बदल रहा है और उससे क्या कुछ फायदे। हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएं और इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हमारे दर्शकों को ये जो पेचीदगियां हैं वो समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए अब की बार का ये बजट माना जा रहा है कि बहुत अच्छा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया था और आमतौर पर हमने देखा भी है सर कि जब मिडिल क्लास की बात आती है तो टैक्स स्लैब सबसे ज्यादा फोकस का पॉइंट होता है जब बजट किया जाता है। सर, सालाना 8 लाख की आय। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन हुई है वो ये हुई है कि जो हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं 6 और 7 लाख की, 6 और 7 लाख की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 7 लाख तक की इनकम है तो टैक्स ही नहीं है, तो उसके बारे में जाने ही क्यों, जीरो। चाहे आप अल्टरनेटिव रिजाइम ले लीजिए, ओल्ड रिजाइम ले लीजिए, आपको टैक्स पे ही नहीं करना। कोई बात नहीं सर, हम 8 लाख पे आ जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं 6 पे क्या होगा, 7 पे होगा, तो कैलकुलेट ही मत कीजिए जब सब जीरो ही होना है तो। बट सर समझ के लिए ये लोग इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आम आदमी को कैलकुलेशन का सिस्टम जो है समझ आ जाए, ताकि दोनों चीजें हम उसे बता सके कि 7 लाख पे जीरो है लेकिन 8 लाख पे है, तो 6 लाख पे आपका बनता क्या है। तो वो दोनों चीजें सही है, उसको कैलकुलेशन भी समझ आ रही है और एग्जम्पशन भी। अगर हम 8 लाख पर जाएंगे, अब हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे 2 कि हमने ओल्ड रिजाइम करना है या न्यू रिजाइम करना है। हम ये मानते हैं कि जिनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मान लीजिए जिनको पूरा न्यू रिजाइम में टैक्स पे करना है, तो उनको पूरा टैक्स पे करना होगा जो नए रेट्स आए हैं उसके हिसाब से। और जो पुराना रिजाइम है उसमें आपका एग्जम्पशन लिमिट वही रहेगा, टैक्स रेट वही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपको जो 80C का बेनिफिट है या जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये फर्क है दोनों। यहाँ भी विन विन सिचुएशन। मेरा इसमें और है, 7 लाख तक न्यू रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स नहीं देना है, किसी भी हिसाब से नहीं देना है, 7 लाख तक नहीं देना है। लेकिन न्यू रिजीम में अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो कौन सा टैक्स स्लैब है? ओल्ड रिजीम का तो हमें पता है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं वही बात बताना चाह रहा था, फर्क क्या है कि जिसकी इनकम 7 से ऊपर है उसको यह निर्णय लेना होगा कि जो पुराना वाला रेगुलर टैक्स स्ट्रक्चर था उसको फॉलो करना है, या जो अल्टरनेटिव रिजाइम पिछली बार लेकर आए थे उसमें थोड़ा बहुत टैक्स में बदलाव किया गया, या उसको लेना है। इन दोनों में से एक उसको निर्णय लेना होगा। वो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा कि क्या वो इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स कर रहा है, क्या जैसे 80C का बेनिफिट हो गया, या जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हो गया,
HRA का बेनिफिट हो गया, अगर वो सब बेनिफिट लेने हैं तो फिर पुराना रेगुलर ओल्ड रिजाइम ही बेटर है। और सर इसी वजह से मुझे लगता है कि काफी लोगों ने न्यू स्लैब की जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी वो ऑप्ट नहीं की थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था अगर नई व्यवस्था लागू हो गई तो हो सकता है कि जो बेनिफिट्स और सेविंग हमारी हो रही है वो नहीं हो पाएगी। डर की नहीं थी, बात ये थी कैलकुलेशन में भी फर्क आ रहा था। हाँ। कि भाई आपके जो इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स का जो डिडक्शन मिल रहा है आपको 80C का और HRA का, वो इतना जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज्यादा है बजाय कि टैक्स रेट जो कम किए थे स्लैब उससे। यानी कि आप दोनों को कंपेयर करते थे तो डिडक्शन से टैक्स रिलीफ ज्यादा था। और उससे एक और फायदा भी था। मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, मान लीजिए मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है 5 साल पहले, और हाउसिंग लोन मैंने वो कंटिन्यू करना है, उसका पैसा देना है मैंने 20 साल तक। अब मुझे 80C के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट का एग्जम्पशन भी लेना है, उसके अलावा 24B में इंटरेस्ट का वो भी लेना है, एग्जम्पशन भी लेना है। तो मैं न्यू रेजिम पे कैसे शिफ्ट करूंगा? क्योंकि मैंने तो शादी कर ली है एक हाउसिंग लोन के साथ जो कि 16 साल 18 साल का है, तो सब लोगों के लिए वो न्यू रेजिम एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि जो लंबी कमिटमेंट करके बैठा हुआ है उसको जो है उसी रिजीम से स्टिक करना था, तो हर व्यक्ति के लिए ऑप्शन नहीं थी। और एक बात आपको दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, जो आपका क्वेश्चन था ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का, आम जो हमारे दर्शक है उनके लिए, हमारे भाई बहनों के लिए 7 लाख तक कोई रिजीम नहीं है आपके लिए, किसी तरह का कोई टैक्स रिजीम नहीं है, ना ओल्ड ना न्यू। ये जो रिजीम शुरू होते हैं 7 लाख के बियॉन्ड शुरू होते हैं। अगर आप 7 लाख कमाते हैं तो आपके लिए कोई रिजीम नहीं है, फ्री रिजीम है। मस्त रहिए, मौज कीजिए और जाके पैसे को खर्च कीजिए, मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखिए, टी-शर्ट खरीदिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी। लेकिन एक बात थोड़ी गौर करने लायक है, इस बार जो बजट में प्रपोजल आए हैं उसमें बाय डिफॉल्ट इसको डिफॉल्ट स्ट्रक्चर माना जाएगा। डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि अगर आप कुछ भी ऑप्ट नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने न्यू रिजाइम ऑप्ट कर लिया। तो अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या सरकार को लगता है जरूरत नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने की, हाउसिंग लोन लेने की? तो ये इसका क्या कारण है मालूम नहीं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये पूरा बजट स्ट्रक्चर और ये टैक्स स्ट्रक्चर देख के भी ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद जो न्यू रिजीम है उसे पॉपुलर करना चाहती है, जो कि पहले नहीं था उतना पॉपुलर। तो जैसा आपने कहा, अगर मैंने कुछ ऑप्ट नहीं किया तो सीधा ये मान लिया जाएगा कि मैं न्यू रिजीम में हूं। और सरकार सीधी बात है, न्यू रिजीम में ज्यादा लोग जाएं। लेकिन देखने वाली बात है कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑप्ट की हुई हैं उनका इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, स्कूल एजुकेशन फीस है, या जो हाउसिंग लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, और इस तरह की बहुत सारी और आइटम्स हैं कि जो रेगुलर आप जिससे कमिटेड हैं। सर मैं 1 मिनट आपका माइक लेना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ जो पीछे गेस्ट हैं, एक सवाल में एक चीज मैं इसमें और क्लैरिफाई कर दूं, जो आपने प्रोविजंस की बात की है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे बुजुर्गों के लिए। अगर आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है, हमारे सम्मानित बुजुर्गों को बताना चाहता हूं, और आपकी इनकम मात्र पेंशन और इंटरेस्ट से है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए 75 साल की उम्र के बाद वो कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़े, इनकम टैक्स की भागदौड़ ना करें, ऑनलाइन ऑफलाइन ना देखें, तो उनके लिए ये नई प्रोविजन बहुत बहुत बढ़िया है कि उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरनी अगर उनकी इनकम मात्र पेंशन और इंटरेस्ट से। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हो जाएंगे हमारे जो पेंशन कमाते हैं और उस पैसे को सेव करके उसके ऊपर इंटरेस्ट से अपना गुजारा करेंगे। मैं जरा ये भी समझना चाहती हूँ, अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों के लिए, मैं ज्यादा पैसा कमाती हूँ तो कौन सी रिजीम में जाऊं, मैं थोड़ा कम पैसा कमाती हूँ तो किस रिजीम में जाऊं, 10-15 लाख के ऊपर वाले किस में जाएं और जरा जो 10 के नीचे वाले हैं वो किस में जाएं? अगर आप 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं और अगर आपकी ओवरऑल डिडक्शन 4,08,000 के करीब है और उससे ऊपर जा रही है तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए। अच्छा। और अगर आपकी 15 लाख की इनकम है और 15 लाख से ऊपर है और अगर आपकी डिडक्शन जो है 4,08,000 से कम है तो आप न्यू रेजिम में। ये कैलकुलेशन आपका भी है? ये बाय एंड लार्ज ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमें एक कॉमन थीम नहीं मिलेगी, आपको डिफरेंट सेट ऑफ टैक्स पेयर्स मिलेंगे। आप जो जिसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, लाइफ इंश्योरेंस, चॉइस एंड इंटरेस्ट, आज चॉइस है। आज मिलेनियल जेन जी में देखें, आज जो तो वो कैश हाथ में चाहते हैं, वो डिस्पोजेबल इनकम चाहते हैं, तो आज उन्हें इंटरेस्ट नहीं है कि वो लाइफ इंश्योरेंस में 8%, 6%, 20 साल बाद में पैसा मिलेगा। ऐसे ही GST 4% लग जाता है प्रीमियम के ऊपर में, तो दे डोंट सी लाइफ इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर में 15 साल के इन्वेस्टमेंट उन्हें नहीं चाहिए, तो उनके लिए ये ऑप्शन काफी लुक्रेटिव है, वो जा सकते हैं ऑप्शन में, कैश आउट करके ले सकते हैं। ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ ही सर सवाल यही है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लासेस को तो राहत मिल रही है, 7 लाख जिसकी आमदनी है उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि जो अमीर लोग हैं उनको भी राहत मिल रही है, लेकिन देश की कितनी प्रतिशत ऐसी आबादी है जिसे सीधे तौर पर ये लाभ है? प्रतिशत के रूप में तो कहना
बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा जो मेजर तबका है वो ये जो बीच वाला सेक्टर है इसमें फॉल करता है। 5 से 7 लाख वाला बहुत मेजर फैक्टर है। तो 2 लाख की जो रिलीफ है ये भी बहुत लोगों को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि रिलीफ नहीं है ये। मैं एक और प्रोविजन जो अमेंडमेंट किया है वो इंपॉर्टेंट है। सर, जो आप बातें कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए जो पेचीदगियां हैं वो हमारे दर्शकों को भी समझाएं। जी। तो देखिए सर, जिस तरीके से लगातार बता रहे थे कितना प्रतिशत हिस्सा है देश की आबादी का जिन्हें टैक्स स्लैब से फायदा होने वाला, और सर जिस तरीके से आप कह भी रहे थे कि 7 लाख तक वालों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन समझने के लिहाज से हमने समझा दिया। लेकिन हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, 0 से 3 लाख को 0, लेकिन 3 से 6 लाख वालों को 5%, यानी कि सालाना आय और इनकम टैक्स कितनी है, ये आप हमें जरा समझाइए कैसे होगा, क्या कुछ किस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करके समझ सकते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये रेट्स क्यों हमें देखने पड़ रहे हैं। अगर किसी की इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है, दोबारा बताते हैं इस बात को जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर 7 लाख से इनकम कम है तो सीधा सीधा उसको 0 टैक्स मानिए, क्योंकि उसमें भी बदलाव कर दिया है सेक्शन 87A में कि जो पहले 12,500 रुपीज़ मिलती थी रिबेट, अब 25,000 रुपीज़ मिल जाएगी। यानी कि 7 लाख रुपए तक जितना भी टैक्स आएगा वो पूरा डिडक्ट होकर 0 हो जाएगा। यानी कि 7 लाख तक जिसकी इनकम है उसको कुछ नहीं सोचना, उसको ना ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम कुछ नहीं, उसकी इनकम, उसका टैक्स 0 पेबल है, उसको कुछ नहीं सोचना। वो चाहे इनकम को खर्च करे, चाहे उसके इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करे, हाउसिंग लोन में करे, उसके लिए फ्री है। वो सिचुएशन आएगी 7 लाख से ऊपर जाने में। 7 लाख से ऊपर 9 लाख वाले की अगर बात करें सर, तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ेगा? जैसे 3 से 6 लाख रुपए है, 5% के करीब आपका जो टैक्स रेट लगेगा वो इस पे 5% लगेगा इस स्लैब के बीच में। यानी कि आपको 5% देना है इसके बीच में। यानी कि किसी की इनकम 6 लाख है तो 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख का 5%, 15,000 रुपए टैक्स। लेकिन सर, फिर जब जनता कंफ्यूज होती है कि हम तो 7 लाख की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम 3 से 6 लाख की बात कर रहे हैं। मान लो किसी की इनकम, ये स्लैब रेट क्यों आ रहे हैं, मान लो किसी की इनकम अब 8 लाख रुपए हो रही है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका तरीका है ये। यानी कि उसको 6 लाख रुपए तक कितना देना है, 5%, उससे ऊपर फिर 10%, यानी कि 6 से 9, तो यानी कि उसको 6 से 8 10%, 80,000 रुपए वो और 15,000 रुपए ये। 6 से 8 हो गए 2 लाख रुपए, 2 लाख पे 10 20,000 रुपए और उस पे 15,000 रुपए, तो 35,000 रुपए उसको टैक्स देना है टोटल। और सर अगर यहाँ 12 से 15 और हम 15 लाख से ज्यादा वालों की बात करें तो इसको भी हमें समझाने की कोशिश करें। तो ऐसे करते करते कैलकुलेट करते करते आप जब पहुंच जाएंगे स्लैब तक, तो 15 से ऊपर के ऊपर जितना भी इनकम होगा उसको 30% पे करना है। लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि किसी की इनकम 8 लाख रुपए है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाकर 3 से 6 लाख के स्लैब के बीच में आता है जिसमें 5% का टैक्स लगेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से दिखानी होगी? मतलब क्या कुछ पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा? नहीं, उसको वो पहले उसको सोचना पड़ेगा कि कौन सा उसको टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्ट करना है, पुराने वाला स्लैब रेट या नए वाला। अगर पुराने वाला करना है तो ही वो जो आप कह रहे हैं कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट मिलेगा उसको, तो उसको क्या करना होगा कि सबसे पहले उसकी इनकम कैलकुलेट की, इनकम कैलकुलेट करके जितना इन्वेस्टमेंट किया वो लेस हो जाएगा उसमें से। मान लीजिए 10 लाख रुपए इनकम है, उसमें से जो अभी बताया उन्होंने 4,08,000 रुपए की इनकम लेस कर दी उन्होंने, तो 6 लाख रुपए बचे। उसके ऊपर फिर वो ओल्ड रेट, ओल्ड रिजाइम जो है उसमें उस रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ये रेट लगेगा ही नहीं उसके ऊपर। ये रेट उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं ले रहे, यानी कि कोई डिडक्शन, कोई एचआरए का बेनिफिट, कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं लेंगे, तो आप सीधा सीधा, आपको कुछ झंझट नहीं करना, आपकी इनकम आ रही है इस रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। चॉइस ऑफ रेजीम जो है वो 7 लाख तक, आपको मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, कोई रेजीम नहीं है। 7 लाख तक आपके लिए फ्री रेजीम है, ना नया रेजीम ना ओल्ड रेजीम। 7 लाख से जब आप क्रॉस करते हैं तब आपको सिलेक्ट करना है। ये सर बात समझ में आ गई है। हम डिफेंस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले शालिनी, बहुत जरूरी है कि आप इसका क्या और एस्पेक्ट है, आपके साथ जो बैठे गेस्ट हैं उनसे भी समझने की कोशिश। इसके बाद में एमएसएमई के बारे में जो प्रोविजन आया है वो भी बोलना चाहूंगा। पहले आप ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। इसमें करना है, ये जो नई टैक्स रेजिम है, ये इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है जी? ये टारगेट ऑडियंस 1 करोड़ के इनकम ऊपर के लिए नहीं है, क्योंकि आप जितना हाई इनकम में जाते जाएंगे ये डिसीजन मेकिंग इरेलेवेंट है। ये टारगेट ऑडियंस है जिसकी इनकम है 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वहां पर ये सब डिसीजन मेकिंग होगी। तो जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख वाले हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं गिरने वाला इसमें। तो ये भी एक हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके तरफ टारगेट किया गया है ये नई रेजिम को। लेकिन उतना बेनिफिट तो मिलेगा ही उसको, वो बेनिफिट उसके लिए सब्सटेंशियल नहीं हो, वो लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग बात है। हाँ। बट उतना बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट तो रहेगा उसको। वो इमटेरियल है, मतलब इट्स नॉट अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट। आप 5,000 7,000 में आप डिसीजन नहीं लेते हो, एक लेवल से ऊपर ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट जो है। आज का बजट डिफेंस में बहुत हमारी मैं एक आप डिफेंस शुरू करने से पहले एमएसएमई का पॉइंट चाहूंगा। आज की तारीख में हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का जो एक बहुत खूबसूरत ख्वाब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके साथ देखा है, वो सबसे पहले
डिफेंस में पूरा होता दिख रहा है। सर इसी पे एक जल्दी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, एलोकेशन की सर अगर डिफेंस के लिहाज से हम बात करें तो उम्मीद ये की जा रही थी कि 6.6 लाख करोड़ का एलोकेशन होगा, लेकिन नियर अबाउट एलोकेशन हुआ है 5.96 लाख करोड़ का। ऐसे में अब जबकि इस तरह का बजट सामने आ रहा है, क्या हम उम्मीद करें कि जिस तरीके से अभी से पहले 60% तक जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस के वो रशिया से हम लेते थे, अब इस तरह के बजट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम भारत में ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया भी आगे बढ़ेगा और डिफेंस में भी भारत सिरमौर बनेगा? बहुत बढ़िया सवाल पूछा, आई लव दिस क्वेश्चन। बहुत खुशी होती है मुझे इसका जवाब देते हुए। पहले तो आत्मनिर्भर, फिर आत्मसम्मान, तीसरी बात भगवान न करे कल लड़ाई लगी हुई है और हमने वो इक्विपमेंट मंगाना है। किसी जमाने में अमेरिका से हम फाइटर प्लेन लिया करते थे, वो उस समय आए ना आए। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारी आत्मनिर्भरता रहेगी कि अपने यहां फैक्ट्री में बनाना है और उसे उसी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारा पड़ोसी जो बैठा हुआ है रावलपिंडी में, जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो ये मोदी जी का विजन है जो आज डिफेंस पे हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं। सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है? मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM